हेलो दोस्तों, मैं व्हाट्सअप आंसू स्वागत करता हूं आपके शो वेकअप रेगिस्तान में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, मंडला जिले के निवास विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री डॉक्टर अशोक मस्कोले सर। सर, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर अशोक मस्कोले पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरा सामाजिक कार्य क्षेत्र भी रहा है। शुरू से ही करते हुए आगे बढ़ा। उसके बाद मैं मेडिकल में यही जिला अस्पताल में नेत्र रोग चिकित्सक के रूप में यहाँ पर पदस्थ रहा तकरीबन 10-11 साल। उसके पहले मैंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज में मैंने एमएस किया। उसके पहले वही सर्विस किया, रेलवे में भी था। उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी कुछ आई कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में मैं आया और आज मैं निवास विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ। सर, हमारे रेगिस्तान ये जानना चाहेगा कि आपके बचपन के पल और आपके वो घर का माहौल कैसा था? बचपन का पल ये तो बहुत एक कठिनाई भरा समय गुजरा है हम लोगों का। मैं जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर यहाँ से ककैया बीजे गांव मेरा गांव है, जो आमा डोंगरी पंचायत में आता है। शुरुआती रूप से मेरे पापा मम्मी, हमारा परिवार कृषि और मजदूरी पर आधारित था। बहुत समय तक हम लोग जब बड़े बड़े हो गए थे तब तक मजदूरी करते थे। ऐसी सामान्य आप जो मिट्टी मूलक काम जो होते हैं, खेत खलिहान में, नहर में या कहीं भी जो मिट्टी का काम होता है उसी में मजदूरी करते थे। उसके बाद में देवास में बाद में काफ़ी टाइम बाद पापा की नौकरी लगी। छोटी सी नौकरी थी। हम 4 भाई बहन थे। आपकी उम्र क्या थी जब आपकी पिताजी की नौकरी लगी? करीब 11-12 साल, 84-85, मतलब 10 साल के आसपास। सर, आपको एहसास कब हुआ कि आप एक डॉक्टर बन सकते हैं? क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते गए, पढ़ाई करते 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 कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं। हम जहाँ पर इलाज कराने जाते थे, जिन डॉक्टर्स के पास जाते थे, डॉक्टर हसन अहमद देवास में हुआ करते, उनका व्यवहार, उनका काम दाम, उनकी विश्वसनीयता देख के ऐसा लगता था हमको कि डॉक्टर प्रोफेशन में आना चाहिए। और उसी के बाद अंदर से एक बड़ी इच्छा थी कि हम डॉक्टर बने और बने। डॉक्टर बनने का प्रोसेस कैसा था? जैसे अभी टाइम हम नीट के एग्ज़ाम देते हैं, तो आपके ज़माने में कैसे एग्ज़ाम होते थे? हमारे टाइम पर पीएमटी होता था। पीएमटी? हाँ, और पीएमटी का वही प्रिपरेशन 12वीं के बाद में बायो साइंस जैसा भी नीट होता है वो प्रदेश लेवल पे होता था। और सीपीएमटी, ऑल इंडिया, ये सब हुआ करते थे। आज कंबाइंड नीट हो गया है और फिर अलग अलग स्टेट पे उससे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारे टाइम पे सीधे तौर पे पीएमटी होता था। तो इसका एक ही एग्ज़ाम होता था कि आपको अलग एग्ज़ाम देने पड़ते थे? नहीं, सेंट्रल का अलग होता था, एम्स का अलग होता था, सब लोगों का लोकल अलग होता था। एमपी स्टेट जहाँ तक कि मैं बात कह रहा हूँ, वो पीएमटी होता था, वो एक ही एग्ज़ाम स्टेट में होता था। तो सर, आपकी कॉलेज जर्नी कैसी रही? कॉलेज जर्नी तो बहुत अच्छी नहीं रही। स्कूलिंग हमारी बहुत अच्छे लेवल पे स्कूल में ठीक ठाक स्टूडेंट हुआ करते थे। हिंदी, हम लोगों का हिंदी माध्यम होता था। दूर दूर तक इंग्लिश मीडियम का बहुत ज़्यादा हमारा था नहीं। 12th से निकल के सीधे मेडिकल कॉलेज जैसी प्रोफेशनल जगह पे गए, वहाँ पर पूरा इंग्लिश बैकग्राउंड था। पहली आधी शिक्षा हमारी गांव पे हुई, यहीं मंडला में। इसके बाद में हम देवास गए।
देवास से फिर मेडिकल कॉलेज में गया। काफ़ी कठिनाइयों के बीच में वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग फेज था, उसको कवर कर पाना काफ़ी कठिनाई भरा रहा। पढ़ाई करना, ये करना, लेकिन जो रेपो हुआ करता कि जहाँ पर आप स्कूल में बहुत अच्छे स्टूडेंट माने जाते हो, एकदम से मीडियम चेंज होने के बाद में कठिनाइयाँ ऐसी होती थी कि उसको स्ट्रगलिंग फेज में पढ़ना, क्लिनिकल अटेंड करना और ये सब करना, वो अलग प्रकार का एक कंपटीशन होता है। सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि आपने बहुत ही संघर्ष किया और बहुत ही कठिनाइयों का आपको सामना भी करना पड़ा, सर आपको उस टाइम मोटिवेशन कहाँ से आता था? आप मोटिवेट कैसे होते थे? क्योंकि सर आज की जो युवा वर्ग है, मैं भी खुद एक युवा हूँ, जिस प्रकार आपने अभी बताया कि आपने मतलब बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा, और अभी के टाइम में जो युवा वर्ग है तो वो छोटी सी कठिनाइयों में भी अपने आप को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो अपने राह से भटक जाता है, और भटकने के बाद तो सर आप अपने आप को उस टाइम मोटिवेट कैसे करते हैं? सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जी सर। देखिए, मोटिवेशन और ये जो है, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग छोटे से ही एकलव्य हमारी संस्था होती थी वहाँ पर, जिसमें टीचिंग का, सोशल वर्क का काम, ऑरिगेमी, छोटे छोटा लाइब्रेरी से बुक्स का पढ़ना। वहाँ पर जो हमारे ऑर्गेनाइज हमारे जो साथी वरिष्ठ होते थे, वो कई प्रकार से सामाजिक शिक्षा, चेतना, जागरूकता, पढ़ाई का महत्व और जो करंट अफेयर्स की बातों पर बहुत कंसंट्रेटेड करते थे। तो हम लोग बहुत छोटे से, तकरीबन 6वीं 7वीं से हम लोग वहाँ जाना शुरू हुए, तो कई लोगों के बीच में हम लोगों का उठना बैठना, तो कई ऐसे विषय थे सभी प्रकार से, तो उनके बीच में उठना बैठना, बाहर कैंप्स में जाना, 2-2 3 दिन का प्रोग्राम होता था। वहाँ पर जब जाके मिलते थे, विभिन्न समाज सेवी संगठनों के लोग मिलते थे, बौद्धिक लोग मिलते थे, उनसे बात करते, उनको देख के काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिलता था। पढ़ने की ललक जगी, कुछ करने की इच्छा हुई। सामाजिक क्षेत्र में कैसे काम किया जाता है, शिक्षा क्षेत्र में कैसे किया जाता है, लेखन, पाठन और इन सब चीज़ों में एक अलग प्रकार से एक एनर्जी मिलती थी। तो यही एक कारण था कि बहुत बड़ा लेवल पर एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने की जो बातें हैं, शुरू से हम लोग, हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी वैसी रही कि सामाजिक रूप से हम लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट हुआ करता था। सभी के बीच में उठना बैठना, बात करना, सबके से मिल के रहना, ऐसा पारिवारिक माहौल था। बाहर भी हम लोग जाते थे, स्कूल के अलावा बहुत बड़ा लेवल पर हमारा एक नाता था। वही ऐसे लोग मिलते थे, एनजीओ में काम करने वाले लोग, जन संगठनों से जुड़े हुए लोग, बहुत वरिष्ठ लोग, पत्रकार, उनके बीच में हमारा उठना बैठना था। और वहीं से हम मोटिवेट होते हुए कुछ ना कुछ नया करने की जो इच्छाएं थी, उनकी पूर्ति होती थी। कुछ नया करने की बातें सामने होती थी, कैसे कुछ नया कर सकते थे, इसके लिए कई ऐसी बातें होती थी, उस पर हम आगे बढ़ते थे। सर, आपने अपनी MBBS की प्रैक्टिस कहाँ से की? मेरा MBBS MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर का है, और वहाँ पर मैं 96 बैच से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मेरा MBBS कंप्लीट होने के बाद में मैं कुछ समय रेलवे में था, गुजरात में। वहाँ से कुछ समय रेलवे में करने के बाद में आपने रेलवे में अपना कितना समय दिया? तकरीबन 6-8 महीने का समय मेरा रेलवे में था। बिल्कुल राजकोट, भावनगर, इधर का पूरा वाला एरिया था। रेलवे में जब थे तो वहाँ पे आपकी कौन सी जॉब? मैं रेलवे में ऑब्वियसली डॉक्टरी था उसमें,
सॉरी सर, हाँ मतलब रेलवे में सर मतलब डॉक्टर्स होते हैं जी। सर आपकी पहली पोस्टिंग कब हुई थी? मेरी ऐसी जॉब मैंने मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर में किया, एज ए डेमोन्स्ट्रेटर किया। 3 साल 3.5 साल वहाँ जॉब किया। वहीं से मैंने PG किया नेत्र रोग में। नेत्र रोग में PG करने के बाद में एक गवर्नमेंट जॉब, क्लियर कट एक गवर्नमेंट प्रोफेशनल जॉब की मैं बात करूं, एज ए विशेषज्ञ तो मैं मंडला जिला अस्पताल में मेरी पहली पोस्टिंग थी। 2010 में मैंने ज्वाइन किया था यहाँ। सर आपने मंडला जिले में कितने साल अपनी सेवाएं दी? 2010 में मैंने ज्वाइन किया था मंडला में, और 2018 तक मैं यहीं पर था। मेरा ट्रांसफ़र हो गया था सिवनी। कुछ समय मैंने तकरीबन सिवनी में भी जॉब किया। अच्छा सर, आपको अपनी सेवाएं देते समय आपको कब एहसास हुआ कि अब आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? नहीं, पॉलिटिक्स से तो मेरा कोई लेना ही देना नहीं था। सामाजिक पृष्ठभूमि में मैं काम कर रहा था। आदिवासी महापंचायत का मैं संरक्षक था। उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। सामाजिक सरोकार से था। कई विषयों पर हम लोग काम करते थे। उन्हीं पे काम करते करते आगे बढ़ रहे थे। बहुत एक ऐसी घटना घटी थी। आदिवासी महापंचायत के मंच पर हम लोग जिले की, प्रदेश की, समाज की, और चूंकि आदिवासी वर्ग से हूँ और तो आदिवासी महापंचायत का संरक्षक हूँ, तो समाज को हम कैसे जागृत कर सकें, समाज के बिखराव को कैसे हम एक कर सकें, सामाजिक बुराइयों को हम कैसे दूर कर सकें, समाज को कैसे शिक्षित कर सकें, समाज का जो बौद्धिक वर्ग है उसको हम कैसे जोड़ सकें। बहुत गरीबी, मजदूरी, नशा, ऐसी कुछ बुराइयां थी यहाँ पर। इनसे हम कैसे लड़ सकें, ये हमारे सामने बहुत बड़े लेवल पे ऐसा होता था। सामाजिक बिखराव, राजनीतिक बिखराव बहुत बड़े लेवल पे था। ऐसी विषयों पे हम आगे बढ़ रहे थे। तो इन्हीं विषयों पर हम लोग, हमारा यहाँ पर मोती महल जो है, यहाँ पर आदि उत्सव हुआ। 2 साल 3 साल आदि उत्सव होने के बाद में यहाँ पर शासन स्तर पे बहुत बड़े बड़े लेवल पर घोषणाएं हुई, पर काम कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक प्रकार से लुभावने वादे किए थे, और उन्हीं के तहत सामाजिक चिंतन मनन हुआ। और फिर हम लोगों के संगठन ने सबके बीच में मीटिंग करके फिर से उस समय होने वाले आदि उत्सव, जो 24 अप्रैल 2018 को तय था, जिसमें प्रधानमंत्री जी को भी आना था, हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े लेवल पर डिमांड किए थे कि यहाँ पर आदि उत्सव होता आया है। पहले हमारा ऑब्जेक्शन आदि उत्सव की बजाय आदिवासी महोत्सव क्यों नहीं हो सकता था। आदि क्यों, आदिवासी क्यों नहीं, आखिर आदि आधा अधूरा क्यों, आदिवासी क्यों नहीं। ये कुछ विषय थे हमारी सामाजिक मंच पे जो चिंतन के होते थे, और आदिवासी या आदिवासियों के नाम पर, उनकी संस्कृति के नाम पे तो होते थे, लेकिन बेसिकली जो फायदा होना चाहिए था, जो चिंतन होना चाहिए था, वो नहीं होता था। एक फॉर्मेलिटी होती थी। बहुत बड़े लेवल पर जो आदिवासी कला संस्कृति का जो प्रदर्शन, दर्शन दिखाना चाहिए था, जो इतिहास का महत्व है, जो महापुरुषों के हमारे है महत्व है, उनको एक तरफ रख के कहीं फोक डांस, कहीं बाहर के गेस्टों को बुलाने, जबकि हमारे यहाँ पर आसपास में आदिवासी कला संस्कृति का बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर हो सकता था। उस सब को नहीं करके कुछ दूसरे प्रकार से हुआ। वो भी हमारा खैर विषय नहीं था, लेकिन फिर भी अगर
जो वादे किए थे, चाहे मोती महल का जीर्णोद्धार की बात करें, काला पहाड़ तक रोड, वहाँ पर कला संस्कृति को लेके एक म्यूजियम और जीर्णोद्धार और ट्राइबल्स के लिए कुछ अलग कुछ करने के लिए बहुत सारी घोषणाएं हुई। लगातार 1 साल 2 साल 3 साल कार्यक्रम हुआ। उसी मोती महल में जहाँ पर जिस प्रांगण में कार्यक्रम होता आया, स्थितियां ऐसी रही कि पहले पुरातत्व विभाग में उसका नाम था। जनवरी में एक ऐसी घटना घटी कि पुरातत्व विभाग से उसका नाम हट गया। तो सरकार ने कभी उसकी परवाह नहीं की, या सरकार में बैठे या फिर यहाँ से जो बैठे जो जनप्रतिनिधि थे, कभी उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया। सामाजिक मंच पे हम लोग जो चिंतन मनन करके हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन दर्ज कराया कि आप आदि उत्सव हर साल करते हैं, लेकिन जिस जगह पे करते हैं उसी को पुरातत्व से हटा दिया, लेकिन उस पर आप कोई बात नहीं कह रहे हैं और आप सिर्फ कार्यक्रम करते हो। कार्यक्रम करने के अलावा पूर्व में जो घोषणाएं हुई हैं उन पर कुछ तो हो, सिर्फ दिखावा क्यों? यही समाज की चिंतन था। समाज के बीच में जो बैठकें होती थी उस पर नाराजगी थी। मैं स्वयं उस समय यहाँ पर जिला अस्पताल नौकरी में था, तो ऑब्वियसली राजनीतिक कोई भाषा उसमें होनी, नाराजगी थी। और यही वजह था कि हमारे आदिवासी महापंचायत ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया था। उस कार्यक्रम का बहिष्कार करने के बाद में शासन स्तर से बैठे लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, तो जो लोग सत्ता में थे ऑब्वियसली उनको तकलीफ जाएगी। मैं भी नौकरी में था, हमारे साथी लोग भी थे, तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से सिवनी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल डॉक्टर था और जो सामाजिक एकता की, सामाजिक संरक्षण की, कला संस्कृति के उत्थान की, सामाजिक बुराइयों के जो जिम्मा हम लोगों ने लिया था, मैं अगर चला जाता तो कहीं ना कहीं हमने इतना साल से जो फसल बोया था कहीं ना कहीं बिखराव आता। तो हम लोगों ने सबने निर्णय लिया, चूंकि मैं प्रोफेशनल डॉक्टर था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस थी, अपनी आजीविका तो मैं प्रैक्टिस के माध्यम से भी कर सकता था, इसलिए सामान्यतः बाहर में मंडला के बाहर नहीं जाऊंगा, ये सोच के मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटती गई, ऐसी बातें होती गई, चुनाव का माहौल भी था, तो एकदम से मेरा नाम पता नहीं कैसे किस स्तर पर आया। तो सर क्या उस टाइम आपने ऐसी कल्पना कही थी कि आपका नाम ऐसा विधायक पद के लिए नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। राजनीति से तो किसी भी तरह से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि में हम लोगों का काम होता था और सामाजिक मंच से जो होता था कि हमारे समाज के लिए जो भी सरकारें रहें सामाजिक हित में काम करें, बस यही अपेक्षाएं होती थी। बीच में हम लोग भी अपनी बातें रखते थे, सरकारों के बीच में, शासन के बीच में, प्रशासन के बीच में, पर उस समय तक ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि राजनीति में आना। इन सब के लिए कोई स्थान ही नहीं था हमारे पास में, क्योंकि हम तो नौकरी में थे। सर मैंने सुना है कि आपने फारसी भाषा में अपना प्रचार प्रसार किया था, क्या ये सही बात है? देखिए, भाषा एक ऐसा माध्यम होता है कि आप अच्छे से बंध जाते हो, आप अपनी बातों को अच्छे से कह पाते हो। तो हमारा जैसे पारसी भाषा है, गोंडी भाषा जिसको भी बोलते हैं, ये एक इतनी पुरानी भाषा है, अब काफ़ी हद तक विलुप्ति की कगार पे है। हम सामाजिक मंच पे हमने हमेशा से भाषा के लिए काम किया,
सब लोगों को हम प्रेरित करते थे कि अपनी भाषा, अपनी मदर टंग इसका उपयोग में हो, डेली बोलचाल में उसकी भाषा का उपयोग हो। तो ऑब्वियसली अगर मैं जानता हूं तो जो लोग जानते हैं उनके बीच में अगर मैं अपनी भाषा से बात करता हूं तो उसको प्रचार भी बोल सकते हैं। जब राजनीति में आते हैं तो सारी चीजें उनका उपयोग भी होना एक अलग अटैचमेंट होता है। ऑब्वियसली वो भी किया है, करना भी चाहिए। सर मैंने पर्सनली ये भी देखा है कि आप युवाओं को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं। तो सर ऐसा क्या आप आज भी अपने आप को एज अ युवा मानते हैं? देखिए, मैंने हमेशा से युवाओं के लिए काम किया है। मैं भी एक अपने आप को युवा ही मानता हूँ, युवा हूँ भी। तो मुझे नहीं लगता है कि जो काम करना चाहिए वही कर रहे हैं, अलग से कहीं कुछ नहीं। युवाओं के लिए सबको काम करना चाहिए। युवा देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर वैचारिक रूप से दक्ष होंगे, सामाजिक रूप से दक्ष होंगे, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से दक्ष होंगे तो उसका देश की नींव मजबूत होगी, आधार मजबूत होगा। तो जब भी मौका मिलता है मैं युवाओं के बीच में बैठता हूं। अगर वो मोटिवेट हो सकते हैं अपनी बात से तो निश्चित रूप से होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, और मेरी कोशिश रहती है। और मैं चाहता भी हूं कि युवाओं के बीच में ज़्यादा बैठूं। अगर मेरे से अगर कुछ भी अगर मदद मिल सकता है मोटिवेशन के रूप में या अन्य किसी भी उसमें, तो मैं उनके बीच में चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ। स्कूलों में भी जाता हूँ, सेमिनार्स भी अटेंड करता हूँ, उनके बीच में बैठता हूँ, अच्छा लगता है। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी सर को सुना कि सर युवाओं को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम सर से मिलने आया था वेकअप यंगिस्तान के लिए बात करने, तो सर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया, मेरी बातों को काफ़ी ध्यान से सुना, और फिर सर ने मुझे आज का अपना कीमती समय दिया। इसके लिए मैं सर को बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया कहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और सर मैं आखिर में ये चाहूँगा कि आप कुछ अच्छी 4 लाइन हमारे युवाओं के लिए कहेंगे। देखिए, मैं युवाओं को यही बात कहना चाहूँगा, पूरी जिम्मेदारी युवाओं के ऊपर रहती है। आज की स्थिति में भी परिवार की जिम्मेदारी, भले उनके पिता वो रहते हैं, लेकिन युवा जो हैं वही पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। तो युवाओं के लिए मैं सीधे तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, स्कूल के छात्र, स्कूलिंग जो है वो भी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें आप सालों का समय लगाते हो, पूरा समय लगाते हो। परिवार की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का बहुत बड़ा भाग आपके लिए खर्च होता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूं, और उसमें आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप अच्छी फसल काटेंगे। तो उसको समय ना गुजारें, उस पर्टिकुलर समय में आप खूब मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, पूरी तकनीक का उपयोग करें, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हरदम प्रयास करें। देखिए, पढ़ाई क्यों करता है? पास होने के लिए नहीं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो हमारे युवाओं में एक ललक शुरू से ऐसी जगना चाहिए कि उनको पढ़ लिख के क्या बनना है, उनका विजन क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है। तो यही मेरा संदेश है कि जो आप समय बिता रहे हो, जो माता पिता का जो बहुत बड़ा जो धनार्जन का हिस्सा आप लोगों के लिए जाता है, उसका सही उपयोग हो, सदुपयोग हो,
समय की कीमत को आप समझें, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा। जितनी मेहनत कर सकते हैं जी जान से मेहनत करें और उस मेहनत का अच्छा फल आपको भविष्य में मिले, उसके लिए आपकी मेहनत अत्यंत आवश्यक है। अतः जी भर के मेहनत करें, अच्छा पढ़ाई करें, कंपटीशन अपने अंदर जरूर रखें। सदाचार और चरित्र का बहुत महत्व होता है खुद के डेवलपमेंट में। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे मोटिवेशंस की बुक्स पढ़ें। आपको क्या करना है, पहले आपका विजन क्लियर हो और उस हिसाब से आप उस रास्ते पे आने वाली उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली, चाहे किताबें हो, चाहे उनके विशेषज्ञ हो, चाहे मोटिवेशनल वीडियोस हो, उन सबको देखते हुए उस रास्ते को आप साफ करें। उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे आप दौड़ना चाह रहे हो, उसकी कठिनाइयों को आप ही को दूर करना पड़ेगा। इसलिए उस ट्रैक के साफ करने के लिए हरदम आप प्रयासरत रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप सबको हमारे शहर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। वेकअप हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच।